ऐसे वक्त जिस समय बांग्लादेश और रोहिंग्या को बंगाल गवर्नमेंट खुल करके सपोर्ट कर रही है। ये 24 परगना का है। अब 50,000 रुपये का इसके ऊपर इनाम था, 50,000 रुपये का। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दावे के साथ ये बिल्कुल फैक्ट बतला रहा हूँ। उसको यूपी एटीएस ने किया। इसका जो श्रेय है मोदी और योगी को। दूसरी आपको बता रहे हैं कि यूपी एटीएस के एडीजे मोहित अग्रवाल जी ने यही काम नहीं किया। इसके पहले जब आईजी रहे, कानपुर रेंज के आईजी रहे, डीआईजी रहे, तमाम उन्होंने आप समझ लीजिए कि ऐसे कार्य किए जो अपने आप में एक बहुत बड़े कार्य थे। दूसरी बात है कि ये लोगों को अधिकतर मजदूर सप्लाई करना, सब सप्लाई करना और बांग्लादेशियों को सस्ते दामों में सप्लाई करना, खुलेआम ये इस तरह का व्यापार कर रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बड़ा एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने टेरर फंडिंग केस में अबू सलेम मंडल को गिरफ्तार किया है। ये इनामी एक मास्टरमाइंड है, एक सिंडिकेट का, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। एनजीओ का संचालक है और किस तरीके से विदेशी फंडिंग के जरिए वो भारत में रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रहा था, ये खुलासा भी अबू सलेम मंडल की ओर से ही किया गया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये कितनी बड़ी गिरफ्तारी है अबू सलेम मंडल, जो कि एक इनामी कह सकते हैं कि जिस तरीके से एनजीओ का संचालक था और एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल का वो रहने वाला है। कितनी बड़ी कामयाबी आपको नजर आती है इस पूरे सिंडिकेट को खत्म करने में, जो लगातार रोहिंग्याओं को बचाने का काम कर रही है? देखिए, ये देश की एकता अखंडता के लिए, देश की रक्षा, प्रभुसत्ता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। ऐसे वक्त जिस समय बांग्लादेश और रोहिंग्या को बंगाल गवर्नमेंट खुल करके सपोर्ट कर रही है। ये 24 परगना का है। अब 50,000 रुपये का इसके ऊपर इनाम था, 50,000 रुपये का। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दावे के साथ ये बिल्कुल फैक्ट बतला रहा हूँ कि वहाँ पे खुला समर्थन है बांग्लादेशियों का। अभी आपको बता रहे हैं, 2-3 रोज पहले ईडी पे हमला हुआ, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं ने खुल करके समर्थन किया और तुरंत ममता बनर्जी का बयान आया कि जितने भी लोग हैं, जितने भी कहीं के भी हों, यहाँ जो रह रहे हैं, अभी तक वो भारतीय नागरिक है, सबको हम पासपोर्ट, वीज़ा, सबको सब कुछ बना करके देंगे, उनका वोटिंग कार्ड बनाएंगे, उनको एनआरसी यहाँ लागू नहीं होने देंगे। और खुला ऐसे 50,000 इनामी को बंगाल गवर्नमेंट प्रमोट करती रही, उसको यूपी एटीएस ने किया। इसका जो श्रेय है मोदी और योगी को। दूसरी आपको बता रहे हैं कि यूपी एटीएस के एडीजे मोहित अग्रवाल जी ने यही काम नहीं किया। इसके पहले जब आईजी रहे, कानपुर रेंज के आईजी रहे, डीआईजी रहे, तमाम उन्होंने आप समझ लीजिए कि ऐसे कार्य किए जो अपने आप में एक बहुत बड़े कार्य थे। विकास दुबे वाला, इसके अलावा आप समझ लीजिए कि एक बार एक बहुत बड़ा अपराध करते, तो उन्होंने एटीएस और इन सब चीज़ों में उनको इतना अनुभव रहा है, इतना अनुभव, वो भी एक धन्यवाद के पात्र हैं कि जिसको बंगाल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो। दूसरे 58 करोड़ रुपए की फंडिंग और किस संस्था ने की? लंदन की उस संस्था ने की जो बैंड है, जो अमेरिका में आतंकवाद में फंडिंग कर रही थी, अमेरिका के आतंकवाद में जो हिस्सा थी, ऐसी संस्था से, बैंड संस्था से 58 करोड़ रुपए लिए गए और जो एक इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। इसको लखनऊ के मानक नगर से अरेस्ट किया गया और वहाँ पर ये बांग्लादेशियों को लाता था। मानक नगर में, जो लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे स्टेशन है, और वहाँ से ला करके बंगाल से, और जो बांग्लादेशी थे। दूसरा 24 परगना की आपको बात बता दें, जहाँ का ये रहने वाला है, वो जस्ट बॉर्डर पे है बांग्लादेश के। खुली आवाजाही है, वहाँ की सरकार खुलेआम समर्थन देती है। और अभी जो बीच में अटैक हुआ, बहुत दिनों से मांग हो रही कि 24 परगना को केंद्र शासित, इन जिलों को केंद्र शासित ले लेना चाहिए। दूसरा, इन लोगों के खिलाफ वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही थी, ये यूपी गवर्नमेंट ने की। और इसके अलावा आपको बतला दें कि ये जो रोहिंग्या हैं, इनकी यहाँ पे लखनऊ में थी, लखनऊ के आसपास तमाम ज़िलों में, यहाँ से बॉम्बे, कश्मीर और साउथ तक सब जगह यहीं से भेजे जाते थे। और जिस व्यक्ति के लिए इतना प्रश्रय था एटीएस का अरेस्ट करना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ये है। दूसरी बात है कि एडीजे मोहित अग्रवाल जी ने कहा कि परफेक्ट एविडेंस है इसके खिलाफ, परफेक्ट एविडेंस, और बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास इसके जितने एविडेंस है बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, उन्होंने कहा
कि निश्चित इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में काफ़ी कलेक्ट कर ली गई है, काफ़ी अन्य सोर्सेस से भी इसके बारे में पता चल रहा। बोला उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी रिमांड में इसको लिया जाएगा और इसको जो अरेस्ट मानक नगर से किया गया पुलिस कस्टडी रिमांड में, अभी बहुत कुछ राज निकलेगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो रिमांड में नहीं लिया गया। रिमांड के बाद आपको बताना है ये इतना बड़ा खुलासा होगा। इसके 2 NGO थे और 2 NGO को ना हरोवा उल जामिया तुल इस्लामिया और दारुल उलूम और दूसरा कबीर बाग मिल्लत एकेडमी चलाता है। ये दोनों जो हैं NGO बहुत विवादास्पद थे। इसके पहले भी इनके खिलाफ कई बार वो हुआ और ये वहाँ पे नफ़रत पैदा कर रहे थे, बांग्लादेशियों की वो कर रहे थे। दूसरी बात है कि ये लोगों को अधिकतर मज़दूर सप्लाई करना, ये सब सप्लाई करना और बांग्लादेशियों को सस्ते दामों में सप्लाई करना, खुलेआम ये इस तरह का व्यापार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है, ये दरअसल जो तालीम लगातार इसका जिक्र होता है, दारुल उलूम मदरसा जो है देवबंद का, वहाँ से इसने शिक्षा ग्रहण की थी, वहाँ से पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद इस तरीके से NGO चलाना, वो भी देश के हित में नहीं बल्कि जिस तरीके से देश विरोधी कार्य कर रहे थे और जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम कर रहे थे। क्या आप समझते हैं कि जिस तरीके से मामले देवबंद के दारुल उलूम के सामने आ रहे हैं, लगातार जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में, क्योंकि शिक्षा के नाम पर, तालीम के नाम पर वहां पर जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है वो कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा खतरा है। देखिए, अवश्य है कि दारुल उलूम में पढ़ रहे थे। ये योजनाबद्ध तरीके से मैं आपको बताऊँ, केरल, बंगाल, इन तमाम ऐसी गवर्नमेंट थी जो कम्युनिस्ट या दूसरे लोगों की हैं, कांग्रेस की, वो अपने उनके यहाँ के जानबूझ के दूसरे देश से ला करके बांग्लादेशी और उनको और अपना वो कार्ड बनवा करके बंगाल से और दारुल उलूम पे दाखिला दिलवा देते और दारुल उलूम पे निकलने के बाद ताकि वो एजुकेटेड हो जाते हैं तो उनको आराम रहता है और उनको ऊपर से लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में ये लोग हायर कर लेते हैं और हायर करके उनके अंदर जिहाद का नारा दे करके उनके ब्रेन को वाश करके और देश के टुकड़े, देश में आतंकवाद फैलाने के लिए इसमें कराते हैं। दूसरा, लंदन की जो संस्था दे रही थी ये अमेरिका के उस पर ये अटैच थी, बाकायदे वहाँ पे रहा, उसके बावजूद भी बैंड उस पर रहा। बंगाल गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं किया। 50,000 रुपये का इनामी मायने रखता आजकल की डेट में, 50,000 रुपये के इनामी ये यूपी ATS का था और इस पर आपको बता रहे हैं अभी बहुत खुलासे होंगे। काश अगर ऐसे ही लोगों पे बंगाल गवर्नमेंट करती तो आज देश की कितनी अच्छी होती और गवर्नमेंट करती। कर्नाटक गवर्नमेंट में भी इस समय ज़बरदस्त वो हो रही है, वहाँ पर भी लोगों को प्रश्रय मिल रहा है। अभी वहाँ के मामले भी आए कर्नाटक के, ये 5-6 महीने से हुआ जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। तो ये एक देश का दुर्भाग्य है कि इन आतंकवादियों को, इन लोगों को बचाने में भी कई राजनीतिक दल जो खुलेआम इनकी पैरवी करते हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि अब वास्तव में ये साफ जाहिर होता है कि CAA जो है उसको लागू होना चाहिए और NRC को भी ला करके परमानेंट इसको लागू कराना चाहिए। अगर ये लागू नहीं होगा तो हम आपको बता रहे हैं इसी तरह से आतंकवाद बढ़ता रहेगा। ये 58 करोड़ रुपए, 50,000 रुपये का सजा ये जुर्माने वाले लोग आप समझ लिए देश में राज कर रहे होंगे, चैन से ये रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। इन पे बंदी लगाने के लिए NRC और CAA जो आया था वो सही था, अब पता चल रहा है। तो जिस तरीके से यूपी में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, यूपी ATS ने NGO के संचालक को गिरफ्तार किया है और इसको लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने अपनी राय साझा की है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मामला है, देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा। जिस तरीके से ये राष्ट्र विरोधी कहीं ना कहीं ताकतें जो हैं वो देश पर हावी हो रही हैं, जिस तरीके की गतिविधियां देश में चल रही हैं, CAA और NRC बहुत ज़रूरी है देश भर में लागू करना अगर इन ताकतों से निपटना है तो। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।